तो इसमें रोज होता है और कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये एक्सेल शीट दिखाऊं तो इसमें ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। तो ये रोज और कॉलम से मिलके बना हुआ है, इसलिए ये टेब्यूलर डेटा है। तो इस तरीके से इसको टेब्यूलर डेटा कहेंगे। 1 मिनट। और दूसरी बात आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की क्या जरूरत होती है? तो एक्सेल में जब हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज डालते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यूज में कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि ये सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए तो अलग से हमें फिर एक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए बिल्ट इन फंक्शंस दिए हुए हैं, फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, जिसको यूज करके आप सम, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जो भी कैलकुलेशंस है वो आप कर सकते हैं। सॉरी प्रसन्नजीत जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका ये स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओह सॉरी, नहीं दिख रहा है सर। आपकी आवाज बहुत धीरे से आ रही है, आप हेडफोन पास करके बोले। जी सर, दिख रही है। हाँ, स्क्रीन शो हो रहा है अब। प्रसन्नजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रसन्नजीत जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ओके। अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप पहले के जो स्लाइड है वहाँ से करें, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। हाँ, देखिए पहले। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वो टेब्यूलर डेटा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ, अभी क्लियर आ रही है एकदम। हाँ, ठीक है। तो टेब्यूलर डेटा जो होता है वो बेसिकली इस तरह का होता है जो रोज और कॉलम से मिलके बना होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं ये रोज होते हैं, और ये जो वर्टिकल वे में होते हैं ये कॉलम्स होते हैं। तो ये रोज और कॉलम दोनों से मिलके बना हुआ जो डेटा होता है उसे हम लोग कहते हैं टेब्यूलर डेटा। तो एक्सेल स्प्रेडशीट जो यूज होता है वो इस तरह के डेटा को मेंटेन करने के लिए होता है। क्लियर है? तो ये हुआ टेब्यूलर डेटा। उसके बाद होता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जो होता है वो जब हम लोग सर, आपकी आवाज बहुत धीरे से आ रही है, आप कृपया जोर से बोले, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, एक्चुअली आवाज आ रही है। प्लीज आप एक बार है ना, आप जो भी बोल रहे हैं प्लीज आप अपना एक बार इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिए, क्योंकि आवाज क्लियर आ रही है। या वो अपना वॉल्यूम बटन भी एक बार चेक कर सकते हैं, मे बी वॉल्यूम कम हो। या आवाज क्लियर है। ठीक है। तो
ये जो कैलकुलेशन है, तो बेसिकली जब हम लोग एक्सेल में कोई न्यूमेरिक वैल्यूज यूज करते हैं, जैसे ये सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और इसे हमें कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल कभी इसे सम करना होता है, कभी मल्टीप्लाई करना होता है, कभी सब्सट्रैक्ट घटाना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे एक्सेल में जो फंक्शंस दिए हुए हैं कैलकुलेशन के, ताकि हमें अलग से कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए, वो हम एक्सेल के अंदर में ही फॉर्मूलाज के जरिए कर सकें। इसके लिए कैलकुलेशंस के फंक्शंस एक्सेल में दिए हुए हैं। दूसरा हम लोग यूज करते हैं एक्सेल को एनालिसिस करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि डेटा बहुत छोटा सा है, यहाँ पे सिर्फ 15 रोज है। लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा होता है, 1000, 2000, 3000, इतने बड़े डेटा पे जब आप काम करते हैं, तो और आपसे कोई अगर पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे स्टेट्स हैं, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है। तो यहाँ पे तो क्लियर आपको दिख जाएगा कि बिहार का क्या है, राजस्थान का क्या है, क्योंकि डेटा छोटा है। लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे सिर्फ बिहार के बारे में बताओ आप, कि बिहार में जनवरी के महीने में कितना सेल हुआ है और ये सारे प्रोडक्ट हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट किस महीने में कितना सेल हुआ है, किस स्टेट में सेल हुआ है, तो इस तरह का अगर एनालिसिस करना हो, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग एक्सेल को यूज करें। क्योंकि अगर पेपर पे प्रिंट करके अगर लंबा सा डेटा आपको दे दिया जाए, फिर आपको एनालाइज करने बोला जाए, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसमें एक्सेल हमारी हेल्प करता है। रिपोर्टिंग के लिए भी होता है सेम थिंग। लाइक अगर एनालिसिस जो आपने किया, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपसे मांगा रिपोर्ट कि मुझे बताओ कि स्टेट वाइज रिपोर्ट दे दो, मंथ वाइज दे दो, क्वार्टर वाइज दे दो, प्रोडक्ट वाइज दे दो। तो उसमें आप एक्सेल के जरिए वो रिपोर्ट निकाल के आप दे सकते हैं अपने बॉस को। तो ये सारे बेसिकली यूज होते हैं एक्सेल के। ठीक है, तो अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। तो मैंने जो अभी बताया है थोड़ा फास्ट वे में ही बताया है, तो जरूर आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो अभी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप लोग के अभी जो सर ने बताया उसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। काजल, आपका कोई क्वेश्चन है? प्रसन्नजीत जी, एक क्वेश्चन आ रहा है चैट बॉक्स में, एनालिसिस करके दिखाइए। प्रसन्नजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, सॉरी। हाँ, तो एनालिसिस के बारे में मैं बता रहा था कि एनालिसिस करने के लिए अभी मैं 1 मिनट। तो एनालिसिस के लिए एक्सेल में बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे चार्ट्स होते हैं, पीवोट टेबल होते हैं। तो उसी तरह के से मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपको एग्जांपल के लिए करके दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कि एनालिसिस क्या होता है। तो ये फिल्टर है। फिल्टर अभी मैं आगे आपको बताऊंगा।
अभी मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ एनालिसिस क्या होता है बेसिकली। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि मुझे सिर्फ बिहार के बारे में बताइए कि बिहार में कितने पेंसिल सेल हुए हैं, तो सिर्फ आपको ये अगर देखना है और डेटा सपोज कीजिए कि आपके पास 1000 2000 बहुत बड़ा है, तो यहाँ से आप बिहार सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पेंसिल सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे पेंसिल कितने सेल हुए हैं। तो ये आपके 130 पेंसिल सेल हुए हैं। तो इसी को एनालिसिस कहते हैं। इसी को बहुत एडवांस लेवल में भी कभी करना होता है, कभी सिंपल तरीके से भी करना होता है, लेकिन ये एक छोटा सा एग्जांपल है एनालिसिस का। तो इस तरह के काम को एनालिसिस कहते हैं। ये होता है। होप क्लियर है आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं आप। हाँ प्रसन्नजीत जी आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब जो है ये है गेटिंग स्टार्टेड विथ एक्सेल। मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है प्रॉपरली? हाँ इसके आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं? तो एक्सेल को स्टार्ट करने का जो सबसे सिंपल वे है वो है कि यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो कई बार ये हमारे यहाँ पे पिन किया हुआ रहता है, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इनकेस अगर पिन नहीं किया है तो ये सारे आपके सिस्टम में जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं वो सारे यहाँ लिस्ट में दिखते हैं और ये अल्फाबेटिकल भी रहता है। तो एक्सेल स्टार्ट होता है ई से, तो यहाँ ई पे जब आते हैं तो एक्सेल दिखता है। इस पे क्लिक कर देंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको एक्सेल इसमें भी कभी ना मिले तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। EXCEL लिखेंगे तो यहाँ पे एक्सेल सर्च होके आ जाएगा। अगर एक्सेल आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक्सेल ओपन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। किसी ने कहा आवाज नहीं आ रही है। आवाज बाकी लोगों को आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है आपकी, क्लियर है आवाज। ठीक है, तो ये होता है गेटिंग स्टार्टेड विथ एक्सेल। एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में वैल्यूज कैसे एंटर करते हैं? तो एक्सेल में वैल्यूज एंटर करने के लिए एक्सेल हमारे सामने ओपन है। सपोज यहाँ पे कुछ टाइप करना है। यहाँ पे मुझे अपना नेम टाइप करना है प्रसन्नजीत। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कीबोर्ड का इस्तेमाल प्रसन्नजीत लिख दिया। अब मुझे इसमें कुछ चेंज करना है। सपोज मान लो कि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है और यहाँ पे इस तरीके से मैंने प्रसन्नजीत लिखा है। तो इसको चेंज करने के लिए दो तरीका है। या तो इसमें जाके वापस डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल मोड में आ जाएगा, या इसको सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे F2 प्रेस करेंगे तो भी ये एडिटेबल मोड में आ जाएगा और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से एक्सेल को हम लोग एक्सेल में कुछ भी लिख के और हम लोग इस तरह से वैल्यूज को एंटर करते हैं। प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करना है? तो ये वैल्यू एंटर करना तो क्लियर होगा, ये बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेविंग एक्सेल फाइल। फाइल को सेव कैसे करते हैं? तो सेव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नया एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैंने कुछ लिखा। तो
इसमें हमने कुछ लिखा, लिखने के बाद हमें इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे। जिस लोकेशन पे सेव करना है उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। सपोज मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, और तो डेस्कटॉप को मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद जो भी हमें नाम देना है एक्सेल का, वो यहाँ पे हम लोग नाम दे सकते हैं। माई एक्सेल मैंने नाम दे दिया और इसको सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग इस एक्सेल को क्लोज भी करते हैं और बाद में कभी ओपन भी करते हैं तो ये डेटा हमारे लैपटॉप पे सेव रहेगा, जाएगा नहीं। इस तरीके से हम लोग सेव करते हैं एक्सेल को, नया फाइल को। होप सेविंग वाला भी क्या आपका क्वेश्चन है? सेव एज, ओके, सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो सेव होता है जैसे मैंने ये लिखा और मैंने यहाँ पे एक और नेम ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने नेम ऐड कर दिया दीपक, ठीक है। और इसे भी सेव करना है, तो इसके लिए ये मैं सेव का ऑप्शन चूज करूंगा। सेव हो गया। सेव वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेव का आइकन दिया हुआ है, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो वहां से भी सेव हो जाता है। तो ये हुआ सेव का फंक्शन। अब सेव एज का फंक्शन क्या है? तो अगर इस फाइल की हमें कॉपी बनानी है, हमें तो कॉपी बनाने के लिए एक दूसरे नाम की कॉपी बनानी है, तो उसके लिए कॉपी बनाने के लिए सेव एज का यूज होता है। तब सेव एज पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे। फाइल टाइप, फाइल नेम पूछेगा, तो पहले हमने फाइल बनाया था माई एक्सेल, अभी मैंने एक दूसरा इसका कॉपी बनाया माई एक्सेल 2, और इसको मैंने सेव क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे ये माई एक्सेल 2 के नाम से सेव, मतलब वो वाला फाइल भी रहेगा और उसका एक दूसरा कॉपी बन के तैयार हो गया माई एक्सेल 2। तो ये सेव और सेव एज का डिफरेंस है। सेव मतलब सेव और सेव एज मतलब उसकी कॉपी बनाना। ठीक है, होप क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। होप मेरी आवाज आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तरफ से। काम करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब है ज़्यादातर यूज होने वाले एक्सेल के फीचर्स कौन से हैं? तो फीचर्स जो एक्सेल के हैं वो कई सारे हैं। कुछ एडवांस्ड होते हैं, कुछ रेगुलर यूज वाले होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है जो रेगुलर यूज वाले फंक्शंस हैं, जो कहीं भी आप किसी भी जॉब में जाएंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला है और आपको जानना चाहिए। तो ये एक है क्रिएटिंग न्यू वर्कशीट। नया वर्कशीट कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसके लिए ये एक्सेल है, ये एक वर्कशीट यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। नया वर्कशीट ऐड करना है तो ये जो प्लस का साइन है इस पे क्लिक कर देंगे तो नया वर्कशीट ऐड हो जाएगा और इस पे भी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग नया वर्कशीट ऐड करते हैं। अब अगले फीचर पे जाते हैं, तो डिलीटिंग वर्कशीट।
तो इसको डिलीट कैसे करेंगे, नया जो हमने ऐड किया है तो इसको डिलीट कैसे करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। हाँ गौरी बोलिए। हाय हाय प्रसन्नजीत, मेरा एक छोटा सा सवाल है एक्सेल से रिलेटेड। अगर एक्सेल फाइल में हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, कोई भी सीट, और हम उसके ऑनर होते हैं और हमने किसी के साथ उस सीट को शेयर किया और फिर उनको एडिट एक्सेस दिया और चेंजेस हुआ, तो हम कैसे देख सकते हैं कि किन्होंने उसको चेंज किया, वो डेट क्या था और किस किस चीजों में चेंज हुआ है? हाँ जी। एक्चुअली ये जो फंक्शन आप पूछ रही हैं ये एक्सेल का नहीं है, गूगल शीट का फंक्शन है। ठीक है, आप मुझे इसके बारे में बाद में बता दीजिएगा, मुझे लगा दे दीजिए गूगल शीट के बारे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सेल पे ही फोकस कर रहा हूँ और हाँ। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। फाइन, तो डिलीटिंग वर्कशीट भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये है कॉपी कट पेस्ट, तो ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज में आता है, हमेशा बार बार ये चीज़ आपको करना रहता है। तो कॉपी क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल ये रीजन हमको यहाँ डालना है, तो एक्सेल में अगर हम काम कर रहे हैं तो इसको दोबारा फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, अगर एक सिलेक्ट करना है तो एक 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 किसी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, पूरा सिलेक्ट करना है तो पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, या आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो वैसे भी कॉपी हो जाएगा। सपोज मुझे इसको यहाँ डालना है तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, यहाँ का कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। और आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वैसे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है कट। कट का मतलब हुआ कि ये यहाँ से यहाँ आ जाए और यहाँ से ये हट भी जाए, रिमूव हो जाए। तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और कट सिलेक्ट करेंगे, या आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, या ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर, एक बार मैं राइट क्लिक करके कर देता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने और पेस्ट कर दिया, तो या कंट्रोल वी करेंगे तो वैसे भी पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये हट के यहाँ आ गया। ये यूज होता है कट का, और पेस्ट का मैंने ऑलरेडी बता दिया। और सपोज ये चीज मेरे से गलती से अगर हो गया और मैं वापस पहले के जैसे करना चाहता हूँ तो उसके लिए अंडू प्रेस करेंगे। अंडू का आइकन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो ये फिर से पहले की तरह हो जाएगा, या कीबोर्ड पे कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो भी ये पहले की तरह हो जाएगा। इसे कहते हैं अंडू। पेस्ट कैसे होता है? पेस्ट वही, आप माउस से राइट क्लिक कीजिए, जो सिंपल ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करके और यहाँ पे ये पेस्ट का आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज कैसे सेट करते हैं? तो फॉन्ट स्टाइल सेट करने के लिए सबसे पहले तो उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हम स्टाइल को सेट करना चाहते हैं, और यहाँ से कोई भी स्टाइल हम चूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैंने ये चूज कर लिया तो ये हो गया। और चूज करने से या कभी कुछ लिखने से अगर वो सेल में एडजस्ट नहीं हो पाता है, सपोज ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके और ये जो इसका एज है, किनारा है, इस पे डबल क्लिक करने से ये ऑटो फिट हो जाता है। मतलब ये इसका वाइडनेस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, जिससे वो चीज ओवरलैप नहीं होता है, सामने दिखते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद
उसके बाद है फॉन्ट साइज चेंज करना। तो उसके लिए भी ऐसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ये साइज है, यहाँ से जो भी साइज हमें चाहिए वो साइज सिलेक्ट कर लेंगे। ये 14 मैंने सिलेक्ट किया तो साइज इसका बड़ा हो गया। इस तरीके से फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सपोज ये तो पहले से ही बोल्ड है तो इसे मैंने अनबोल्ड कर दिया तो ये अब बोल्ड नहीं रहा। फिर से बोल्ड करना है तो इस बी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इस आई पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। इस अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइंड भी हो जाएगा। इस तरीके से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से फॉन्ट स्टाइल चेंज होता है और फॉन्ट साइज चेंज होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कलर कैसे चेंज होता है, फॉन्ट का कलर या फिल कलर। फिल कलर मतलब हुआ उसके बैकग्राउंड का कलर और फॉन्ट कलर मतलब हुआ जो टेक्स्ट है उसका कलर। तो फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जहां जहां सिलेक्ट करेंगे वहीं होगा। पूरा सिलेक्ट करेंगे तो पूरा चेंज होगा, आधा करेंगे या जितना करेंगे उतना ही चेंज होगा। अभी इसको मान लीजिए हमें करना है ग्रीन तो या ब्लू, तो हमने ब्लू पे क्लिक कर दिया तो ये फॉन्ट कलर ब्लू हो गया। और हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए लाइट ग्रीन। तो इस तरीके से बैकग्राउंड जो हो गया वो लाइट ग्रीन हो गया। अभी चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ इस एक सेल को हम येलो हाईलाइट कर दें, इसको येलो हाईलाइट कर दें तो ये येलो हो गया। इस तरीके से फॉन्ट कलर और फिल कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, सेल के अंदर का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो क्लियर है। ये है सेटिंग बॉर्डर एंड अलाइनमेंट। बॉर्डर और अलाइनमेंट को कैसे सेट करते हैं। तो बॉर्डर का मतलब होता है कि इसे हमें बॉर्डर में रखना है। तो अगर हम इसको बॉर्डर में करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो ये बॉर्डर में हो जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर के अलग अलग स्टाइल्स भी दिए हुए हैं जो आप लोग खुद से अपने लैपटॉप पे एक्सेल को ओपन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल में बॉर्डर डाल के। तो ये मैंने बॉर्डर डाल दिया। दूसरा होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, तो ये सपोज हम चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये अभी लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में चला जाए, तो ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये राइट में चला गया। चाहते हैं कि मिडल में हो जाए तो मिडल पे क्लिक करेंगे तो मिडल में हो गया। चाहते हैं कि फिर से लेफ्ट में जैसे पहले था वैसे हो जाए, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे लेफ्ट में चला जाए। इसे कहते हैं अलाइनमेंट। तो इस तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। होप ये भी क्लियर है आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। यूजिंग रैप एंड मर्ज। तो रैप एंड मर्ज कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले रैप पे आते हैं। सपोज ये किसी का नाम है जोन्स। सपोज करो कि ये नाम यहाँ पे नाम को कोई बड़ा नाम, जैसे मेरा नाम है प्रसन्नजीत, थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने अपना नाम मैं इसमें डालता हूँ PRA, पूरा नाम डाल देता हूँ। अभी क्या हुआ, इसमें मैंने प्रसन्नजीत प्रियदर्शी लिखा बट ये दिख नहीं रहा है। दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इस कॉलम का जो विड्थ है
वो कम है और मेरा नाम बड़ा है, तो ये दिख नहीं पा रहा है। हाँ, तो इसको ये दिखे इसके लिए दो चीज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे इस किनारे पे, तो ये रो का विड्थ बढ़ जाएगा तो वो दिखेगा। लेकिन सपोज बढ़ा नहीं सकते हैं, इसे इतना ही रखना है, तो यहाँ पे रैप पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा कि ये रैप होके उसके नीचे आ जाएगा। मतलब वो रैप होके 2 लाइन में या 3 लाइन में, जितना लाइन में भी आना हो, वो रैप होके उसमें एडजस्ट हो जाएगा और दिखने लगेगा। तो ये होता है रैप का यूज। दूसरा, हम लोग रैप के बाद है मर्ज। मर्ज का क्या यूज होता है? तो सपोज सब कुछ सेल्स को आपस में मिलाना है। यहाँ पे सपोज हमें देना है एक हेडिंग, सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट यहाँ नहीं, यहाँ बीच में आना चाहिए। तो इस सारे सेल्स को हम मर्ज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिए और ये मर्ज सेंटर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दिए, तो ये यहाँ पे बीच में आ गया। इसको बोल्ड पे फिर क्लिक कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, यहाँ से फॉन्ट ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, या यहाँ पे भी छोटा बड़ा करने का एक दिया हुआ है क्विकली, यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे। जितना बार क्लिक करेंगे ये बड़ा होता जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करने से छोटा होता है। तो ये यूज होता है मर्ज का, मतलब कई सारे सेल्स को आपस में मिला देना, तो वो मर्ज होता है। ठीक है, तो ये हो गया रैप एंड मर्ज। आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट डिलीट। जब कॉलम्स को बीच में इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी है कि यहाँ पे अब सपोज नेम के बाद हमको एक कॉलम इंसर्ट करना है। सपोज ये नेम नहीं, ये फर्स्ट नेम, तो अब हमें एक लास्ट नेम कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट का आइकन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट नेम करके इसमें लास्ट नेम डाल सकते हैं। ये हुआ इंसर्ट का। अब सपोज फिर आपको लगा कि नहीं ये लास्ट नेम नहीं, हमको बस एक ही चाहिए, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के बगल में यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, ये करेंगे वो डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इंसर्ट एंड डिलीट। होप क्लियर है। फ्रीजिंग पैन्स, फ्रीज करने का बेसिकली जो जरूरत आता है, ऐसे ना करो वीडियो कैसे बनी देख लो वीडियो। हाँ, तो फ्रीज करने का जो ऑप्शन जनरली आता है वो बड़े डेटा में आता है। सपोज यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, अब इसको मैंने ऐसे स्क्रॉल किया तो ऊपर में जो हेडिंग्स है, डेट है, रीजन है, नेम है, आइटम है, स्क्रॉल करने पे ये छुप जाता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या हेडिंग है। तो इसके लिए फ्रीज करने का ऑप्शन होता है। यहाँ व्यू में जाके और फ्रीज पैन्स है, और ये टॉप रो अगर कर देंगे तो फिर ये बाकी सारा कंटेंट स्क्रॉल होगा, बट ये फर्स्ट रो स्क्रॉल नहीं होगा। तो जो हेडिंग्स है वो हमें दिखते रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं फ्रीज पैन का यूज। सेम वे अगर कॉलम फ्रीज करना है तो यहाँ पे कॉलम का भी है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे सभी कॉलम्स आपके स्क्रॉल होंगे लेकिन फर्स्ट कॉलम नहीं होंगे, और यहाँ पे अनफ्रीज कर देंगे तो सभी फिर पहले की तरह हो जाएगा। ये यूज होता है फ्रीज और अनफ्रीज का। ठीक है, और इसके बाद है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट फिल्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत यूजफुल फंक्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर।
तो सॉर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग मोड में सॉर्ट करना। तो सपोज ये नेम है, तो हम चाहते हैं कि ये डेटा नेम हाँ, हेडिंग स्क्रॉल कहाँ नहीं होगा, हेडिंग जो स्क्रॉल वही फ्रीज कर देंगे तो हेडिंग स्क्रॉल नहीं होगा, मतलब हेडिंग ऊपर जाके छुपेगा नहीं, वो हमेशा दिखते रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब सॉर्ट पे आते हैं। तो सॉर्ट जो है, सॉर्ट करने के लिए सपोज अगर हम चाहते हैं कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग मोड में, मतलब ABCD वाइज नेम सॉर्ट हो जाए और उसी अकॉर्डिंग ये सभी भी सॉर्ट हो जाए, तो अरेंज हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे सॉर्ट A to Z करेंगे और एक्सपेंड द सिलेक्शन, ये ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है, सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये सारा डेटा आपका अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया, जो ए से ए वाला नाम है ऊपर आ गया, उसके बाद G आता है, H आता है, ST लास्ट में आया, इस तरीके से ये सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकल सॉर्ट कर सकते हैं। सपोज आप ये यूनिट नंबर है, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, तो कि सबसे कम वाला ऊपर है, उसके बाद ज्यादा वाला नीचे है, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, या उसका उल्टा करना चाहते हैं तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। तो मैंने क्लिक किया, फिर से सॉर्ट किया, तो ये देखिए अभी इस अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया, सबसे कम वाला ऊपर है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में जो सबसे ज्यादा बड़ा है सबसे नीचे आया। इस तरीके से हम लोग डेटा को सॉर्ट करके अरेंज कर सकते हैं। दूसरा आता है फिल्टर। तो फिल्टर के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक एरो जैसा आ गया सभी कॉलम्स में। अब सपोज हमें फिल्टर करना है, इसमें 3 स्टेट हैं, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है। अब हमें इसमें सिर्फ बिहार का देखना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे और सिर्फ बिहार का सिलेक्ट कर लेंगे, तो सिर्फ बिहार का दिखाएगा। वैसे ही यहाँ पे सिर्फ हमें पेंसिल देखना है, तो इसको हटा देंगे तो ये सिर्फ पेंसिल दिखाएगा। इस तरीके से फिल्टर का इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ से इसको क्लियर पे क्लिक करने से फिल्टर हट जाता है, मतलब फिल्टर जो लगाया हुआ है वो हटता है, लेकिन फिल्टर रहता है। लेकिन फिल्टर भी अगर हटाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देंगे तो फिल्टर कंप्लीटली हट जाएगा। इस तरीके से यूज होता है सॉर्ट एंड फिल्टर का। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप डाउन्स, कई बार एक्सेल आपको मिलता होगा, उसमें ड्रॉप डाउन लगा हुआ रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि इसमें ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए सपोज ड्रॉप डाउन का जो मेन ऑप्शन यूज होता है वो ये होता है कि लोग स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। मतलब बिहार का जो स्पेलिंग है BIHAR, तो ये सही सही लोग उसमें लिखें, गलत नहीं लिखें। तो इसके लिए हम लोग ड्रॉप डाउन बना देते हैं। स्पेलिंग सही रहने पे क्या होता है कि एनालिसिस में आपको बहुत आसानी होती है, इजी होता है एनालिसिस। तो इसके लिए हम लोग डेटा में जाएंगे, डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू रहता है, इसको चेंज कर देंगे और यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो जो स्टेट डालना है, सपोज बिहार, गुजरात, राजस्थान, और ओके कर देंगे। तो अभी देखिए ये जहां भी आप जिस भी सेल में जाएंगे तो ये ड्रॉप डाउन आपको दिखेगा। यहाँ से आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कुछ और लिखने की कोशिश करेंगे तो ये एरर बताएगा, नहीं लेगा। तो इस तरीके से आपका डेटा हमेशा करेक्ट रहेगा, लोग कुछ गलत स्पेलिंग नहीं डाल पाएंगे। ये होता है
इसको डेटा वैलिडेशन भी कहते हैं या ड्रॉप डाउन भी कह सकते हैं। इस तरीके से होता है ड्रॉप डाउन का यूज। अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्रिंटिंग एक्सेल। एक्सेल को प्रिंट कैसे करते हैं। तो ये डेटा है, इसे हमें पेपर पे अगर प्रिंट करना है तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको एक प्रिंटर चाहिए होगा जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हो। और प्रिंटर अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे आप प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट मोड में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये पेपर पे प्रिंट होने पे कैसे दिखेगा। ये पेपर का फॉर्मेट है और इस पे ये आ रहा है। सपोज आपके डेटा का जो विड्थ है वो ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि आपके पेपर पे जो प्रिंट हो वो विड्थ वाले मोड में हो, वर्टिकल वे में ना हो, तो आप यहाँ से उसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लैंडस्केप कर देंगे तो लैंडस्केप करने पे क्या होता है कि आपका जो पेपर पे प्रिंट होगा वो विड्थ वाले में, मतलब चौड़ाई वाले मोड में होगा, ऐसे लंबाई वाले में नहीं होगा। तो यहाँ से इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये पेपर पे अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो आपका वो प्रिंट होके निकल जाएगा। पेज सेटअप जो होता है वो बेसिकली वही होता है कि आप एक तो ये जो मैंने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बताया ये भी एक पेज सेटअप का पार्ट है। थोड़ा सा इसमें अगर एडवांस लेवल पे जाएंगे तो जनरली मार्जिन होता है। जैसे आपका डेटा थोड़ा बड़ा है, वो पेपर पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से आप उसको मार्जिन को घटा बढ़ा के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हीडर फूटर डालना रहता है कभी, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा डेटा है आपका तो हीडर फूटर के जरिए आप उस पे पेज नंबर भी डाल सकते हैं, या कुछ ऐसा चीज़ आप चाहते हैं कि वो हर पेज पे रिपीट हो जाए ऑटोमेटिकली, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा तो इसमें जो थोड़ा एडवांस लेवल का जो भी है वो आपके समझ में धीरे धीरे आएगा। बेसिकली जो बेसिक है वो यही, ज़्यादातर यूज जो होता है वो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप वाला भी ही होता है। ये बड़ा डेटा है, पेपर पे एडजस्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप उसका परसेंटेज भी घटा सकते हैं, तो टेक्स्ट जो है वो आपके छोटे छोटे होके एक ही पेपर में आ जाएंगे। इस तरीके से होता है। हीडर फूटर, ठीक है, हीडर फूटर आपको बता देते हैं। हीडर फूटर जैसे हीडर हमें डालना है सपोज पेज नंबर, या हीडर में अगर हम कुछ ऐसा डालते हैं, चलो पेज नंबर ही डालते हैं, तो ये क्या होगा कि अब इसमें तो ये एक ही पेज है। ओके अगर कर दिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पेज 1 आ गया, ये हीडर में आपका पेज 1 आ गया। तो ये तो एक ही पेज है तो सिर्फ पेज 1 दिखा रहा है। लेकिन सपोज अगर डेटा बड़ा होता और ये 10 पेज में होता तो यहाँ पे एक के बाद एक वो पेज नंबर हमें मैनुअली लिखना नहीं है, वो ऑटोमेटिक एक के बाद एक 1 2 3 4 करके प्रिंट होता जाएगा। ये यूज होता है हीडर का। और अगर कस्टम हीडर में डालेंगे तो अगर हम नेट प्रॉब्लम होने के कारण हीडर फुटर मैं नहीं समझ पाई। ठीक है, अभी बता देते हैं। सपोज आप करो ये है डेटा, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो पेज नंबर है, ये पेज नंबर आगे बढ़ता जाए। जितने भी पेज हैं वो 1 2 3 4 ऑटोमेटिक होते जाएं, वो आपको मैनुअली लिखने का जरूरत नहीं पड़े जब आप कागज पे उसको पेपर पे प्रिंट करें। तो इसके यूज के लिए हीडर होता है। यहाँ पे आप हीडर फुटर में जाके और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये वैसे हो जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर नहीं, हम कुछ फिक्स्ड टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, सपोज हम चाहते हैं कि ऊपर में सेल्स रिपोर्ट, हर पेज पे सेल्स रिपोर्ट
लिखा हुआ आ जाए ऑटोमेटिक, चाहे वो 1 पेज हो या 10 पेज हो या 100 पेज हो, सब पेज पे सेल्स रिपोर्ट प्रिंट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हीडर पे जाएंगे, यहाँ पे कस्टम करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे लेफ्ट राइट और बीच का भी ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि बीच में प्रिंट हो, तो यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट आ गया। अब ये जितने भी पेज पे प्रिंट होगा वो ऑटोमेटिक वहां पे सेल्स रिपोर्ट आते जाएगा। अगर आप रियल डेटा में जाएंगे तो यहाँ कहीं भी आपको सेल्स रिपोर्ट लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप प्रिंट मोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट लिखा हुआ दिखेगा और वो सभी पेजेस पे दिखेगा। यही होता है, यही फायदा होता है हीडर फुटर का कि आप अगर आपके पास 100 पेज है तो सब पेज पे जाके आपको मैनुअली नहीं लिखना है, आप वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये होता है, तो यही होता है प्रिंट। ऐसे हीडर फुटर डाल के प्रिंट कर सकते हैं, उसके मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से होता है। और हाँ, तो इसमें तो बहुत सारा फंक्शन मैंने लगातार बताया। अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो। ड्रॉप डाउन, अच्छा ठीक है, ड्रॉप डाउन हम आपको बता देते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए सबसे पहले जहां से जहां तक आपको सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन डालना है, वहां से वहां तक उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वहां से वहां तक इसको, यहाँ से यहाँ तक कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद डेटा सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट ये होम मेन्यू पे रहता है और ड्रॉप डाउन का जो ऑप्शन होता है वो डेटा वाले मेन्यू में होता है। तो डेटा वाले मेन्यू में जाके और इसको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें पहले से ड्रॉप डाउन लगा हुआ है तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी ये नॉर्मल हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करके और डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी आप डालेंगे वो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। कर दिए तो यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप डाउन में आ गया। यहाँ पे कहीं भी आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन आपको दिखाएगा और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगा। ये होता है ड्रॉप डाउन का। होप क्लियर है ड्रॉप डाउन। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं एक्सेल के रिगार्डिंग। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो। डेवलपर मेनू का क्या वर्क है? डेवलपर मेन्यू का वर्क है, एक लैंग्वेज होता है विजुअल बेसिक। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो विजुअल बेसिक को एक्सेल के अलावा अलग से सीखना पड़ता है। वो लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो एक्सेल को एज अ सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेशन कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ जैसे एक्सेल से ऑटोमेटिक ईमेल सेंड कर देना, एक्सेल से ऑटोमेटिक कोई इनवॉइस क्रिएट करके प्रिंट कर देना, मतलब जो भी काम एक सॉफ्टवेयर से होता है वो सॉफ्टवेयर आप एक्सेल के अंदर बना सकते हैं उस विजुअल बेसिक को एम्बेड करके। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो उसके लिए ये डेवलपर मेन्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली
हाँ, तो इसमें कुछ फॉर्मूला मैंने अभी आपको नहीं बताया है, तो फॉर्मूला अभी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन जो होते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको सम करना है, ये टोटल पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे टोटल डालना है, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू डालूंगा। इक्वल टू डालने के बाद अगर इस दोनों को मुझे सम करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और फिर प्लस का साइन दिया और फिर इसे सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो इससे क्या होता है कि ये इस दोनों का सम, इस दोनों का जोड़ यहाँ पे आ गया, और इसको अगर हम कॉपी करके और जहाँ तक पेस्ट कर देंगे, वहां तक का ये सम ऑटोमेटिकली दिखा देगा। आपको मैनुअली इसको करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर सम के जगह हम इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन डाल देंगे, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें ये स्टार डाल देंगे, स्टार का साइन मल्टीप्लाई के लिए होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन डाल देंगे, तो डिवाइड भी हो जाएगा। संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, लगता है उनका कुछ इंटरनेट कनेक्शन होने के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, मुझे लगता है आज के सेशन में आप लोगों को बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा, जिसमें कि बेसिक्स सा जो भी आपका होता है, कैसे हम लोग वर्कशीट बनाना है, कैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन करना है, हेडेड फॉर्डर कैसे यूज करना है, ड्रॉप डाउन कैसे यूज करना है, फिल्टर कैसे करना है, ये सारा चीज़ प्रसन्नजीत जी ने आज बताया। बहुत अच्छे से उन्होंने ब्रीफ करके, अच्छे से मतलब प्रैक्टिकल करके उन्होंने बताया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली आप जब जॉब के लिए जाते हैं ना, तो ये सारा जो क्वेश्चन होता है ना, ये आपको प्रैक्टिकल के तौर पे कंपनी देती है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे MS एक्सेल का नॉलेज है, तो कंपनी आपको एक वर्कशीट बनाने के लिए देती है और आपको बोलती है कि ये डेटा, इसको आप थोड़ा सा काम करके मुझे दिखाइए, इसकी सही में आपको आता है कि नहीं आता है। तो जो भी चीज़ आपको आज बताया गया है, आपको इस पर प्रैक्टिकल करने का ज़रूरत है। आपके घर में अगर सिस्टम है या लैपटॉप है, या फिर आपने मोबाइल फ़ोन में अगर आपने MS एक्सेल आपने डाउनलोड किया है, तो वहाँ से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ प्रसन्न जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरा इंटरनेट अभी डिस्टर्ब हुआ, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैंने ऑलरेडी इनको इन्फॉर्म करके कि आपका डिस्कनेक्ट हो गया, इसके कारण। हाँ, तो वैसे लास्ट ही है। अच्छा, स्क्रीन शेयर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो आप इनेबल कर देंगे? एक मिनट, मैंने कर दिया है। ठीक है। हाँ, तो आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप। तो सम के लिए यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन दिया, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो इक्वल टू का साइन मैंने दिया और यहाँ पे लिखा मैंने सम।
सम लिख के और टैब प्रेस करेंगे या माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसको, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद जहां से जहां तक का हमें सम चाहिए, मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का सम सिलेक्ट करके मैंने और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसका सम यहाँ पे आ गया, ये ऑटोमेटिक। और यहाँ पे अगर हम टोटल ऐसे लिख देते हैं तो इससे पता भी चलता है कि इसका ये टोटल है। ये यूज होता है सम का। तो बेसिकली जो फॉर्मूलाज तो बहुत सारे होते हैं जो, लेकिन जो जनरल यूज में आने वाले फॉर्मूलाज हैं वो यही होते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। और इसके अलावे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। वैसे जो भी जो बेसिक है एक्सेल का ये यही होता है, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। और अभी के लिए अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। अच्छा, सुमन कुमार पासवान, आपका क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से बताएंगे क्या? अगर आप अनम्यूट करके बोल सके। डेट और टाइम कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं? डेट और टाइम, डेट टाइम का जो, अब इसमें दो चीज आता है। आप क्या करेंट डेट अगर लाना चाहते हैं तो इसके लिए तो इक्वल टू टुडे लिख देंगे तो ऑटोमेटिक जो आज का डेट है वो आ जाता है। और बेसिकली डेट टाइम का मतलब मुझे लगता है कि फॉर्मेट से है। तो फॉर्मेट के लिए यहाँ ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसे मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया डेट को, और इसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल के बाद यहाँ डेट सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें है कि डेट किस तरीके से हमें चाहिए है या इस तरीके से चाहिए। अगर ये वाला मैं सिलेक्ट करूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर इस तरीके से मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी और तरीके से चाहिए, मुझे चाहिए इस तरीके से, तो इसको सिलेक्ट करके कर दूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में यहाँ से हम लोग इसको चूज कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट है कि वो फॉर्मेट इसमें नहीं मिला तो उसके लिए हम लोग कस्टम भी कर सकते हैं। यहाँ से कस्टम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे DD-MM-YYYY और इसको ओके कर देंगे तो ये इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। यही होता है डेट टाइम का फॉर्मेट सेट करना। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? फोन में एक्सेल कंफर्टेबली यूज नहीं होता है। फोन में ज़्यादा यूज करने से आंख पे भी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। लेकिन हाँ, इमरजेंसी में कभी कभी कर सकते हैं। उसके लिए आप प्ले स्टोर में ढूंढेंगे तो कुछ ऐप्स आपको मिल जाएंगे। ओके,
तो आज का जो सेशन था सर बहुत अच्छा था। प्रसन्नजीत जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डाउट्स होगा इनका, जो भी बेसिक जो भी इनको होना चाहिए एज ए फ्रेशर के तौर पे, आपने सारा चीज़ उन्हें बताया कि कैसे वर्कशीट कैसे बनाना है, कैसे फिल्टर करना है, डेटा टाइम कैसे सेट कर सकते हैं, सब कैसे कर सकते हैं। जो बेसिकली जो क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में वो आपने सारा सॉल्व किया है प्रसन्नजीत जी। तो मैं आपको तहे दिल से पूरे बिहार टीम की तरफ से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ताकि आपने अपना कीमती टाइम देके हमारे स्टूडेंट के लिए एक अच्छा सेशन आपने बनाया और सारे क्वेश्चन का आपने जवाब दिया सर। थैंक यू प्रसन्नजीत जी। सर हेलो हाँ जी बताइए। सर, बोले कि सिर्फ ट्रेड थ्योरी का क्लास लेते हैं या और सब क्लास सब्जेक्ट से भी पूछ सकते हैं? आपको कौन सा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए बताइए। सर जैसे ड्राइंग सबसे चाहिए तो क्या बता सकते हैं? के लिए तो ड्राइंग के लिए आपको है ना इसके लिए हमारा कोई सेशन होगा तो हमारा जो फेसबुक पेज है आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कोई भी हमारा ड्राइंग के रिगार्डिंग कोई भी सेशन हो वहाँ से आप पूछ सकते हो उसके भी आपने। आज का जो सेशन था ये बेसिकली आपको MS एक्सेल की रिगार्डिंग था, कैसे आपको MS एक्सेल पे आप काम कर सकते हैं, कैसे आप MS एक्सेल को यूज कर सकते हैं, उसके भी आप पे सर ने आज आपका सेशन लिया है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो होप आप लोगों का क्लियर है और इसके साथ हम लोग अब क्लोज कर सकते हैं। या ठीक है, तो ओके प्रसन्नजीत जी, थैंक यू ऑल। थैंक यू कि आपने टाइम अपना हम लोग के लिए दिया, हमारे यूथ के लिए दिया, जिससे कि एक अच्छा सेशन आज का हमारा हुआ और इसमें बहुत सारी चीज़ इन लोगों को सीखने को मिला हमारे यूथ। तो मैं अगेन आपको मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा अपने बिहार टीम की तरफ से। Fine. So, bye and have a nice day, all of you. थैंक यू प्रसन्नजीत एक बार फिर से। और मैं आप सबको इनवाइट करूंगी कल के सेशन के लिए। कल का जो हमारा सेशन है उसमें हम जानेंगे, अगर आप 1 मिनट रुकेंगे मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से देख पाएँ। अगर आप मेरा स्क्रीन देख रहे होंगे तो कल का जो हमारा सेशन है उसमें हम देखेंगे कि हम ईमेल आईडी कैसे जब बनाते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे मैसेज लिखते हैं मेल उस पे, कैसे उसको सेंड करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, कैसे ड्राफ्ट करके रख सकते हैं, इसके बारे में। और साथ ही साथ जो गूगल ड्राइव है उसको हम कैसे बेहतर ढंग से यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेसी सेट कर सकते हैं, इसके बारे में। और एक नए गेस्ट हमारे साथ होंगे, तो कल ठीक 12 बजे हमारे साथ कनेक्ट होना ना भूलें। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सो मच प्रसन्नजीत आपके टाइम के लिए पूरे बिहार के टीम की तरफ से। एंड थैंक यू दीपक, आपने इतने अच्छे से हमें फैसिलिटेट करा। थैंक यू एवरीवन, बाय, कल मिलते हैं। ओके बाय एवरीवन, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। बाय मैम।